कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। तो हमारे शिक्षण प्रतिमान चल रहे थे। शिक्षण प्रतिमान में मैंने आपको बता दिया था कि शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं। शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं मॉडल या नमूने, मतलब जो प्रतिमान होते हैं उन्हें मॉडल या नमूने कहते हैं, जैसे बड़ी चीज़ का छोटा रूप। ठीक है। और शिक्षण प्रतिमान यानी कि जो मॉडल या नमूने शिक्षण में यूज होते हैं उन्हें शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया था कि शिक्षण प्रतिमान को भी कई भागों में बांट दिया गया है, जैसे कि ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान है और शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है, आधुनिक अभिविन्यास विषमता प्रतिमान है। इसको 4 भागों में बांटा है। इसके बाद इनके भी अंदर 4, किसी के अंदर 3 ऐसे भी करे हुए हैं, तो वर्ग किए हुए हैं या परिवार इन्हें बोलते हैं। तो उसको भी मैंने काफ़ी आपको बताया है। आज इस क्लास में तो नहीं बताऊंगी मैं, बाकी ऑनलाइन जो क्लास होगी उसमें और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी आप लोग को समझना है तो मेरे और पुराने वीडियोस में आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पिछला बताऊंगी तो फिर नया नहीं बता पाऊंगी, इसीलिए आज मैं पुराना नहीं बताऊंगी और आगे की वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी समझना है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे इसमें जो हमने बांटे हुए थे कि वर्गों में बांटा हुआ था शिक्षण प्रतिमान को, तो हमारे ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान थे, इसमें भी 3 वर्ग थे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान थे, इसमें भी 4 वर्ग थे। और शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान थे, इसमें भी 4 वर्ग किए हुए थे, है ना। उसके आधुनिक शिक्षण प्रतिमान थे, इसके भी 4 वर्ग थे। तो उनके अंतर्गत जो हमारे प्रतिमान चल रहे थे, सारे प्रतिमानों को तो हम नहीं लेके चलेंगे, जो जरूरी है केवल वही लेके चलेंगे। तो उसमें हमने 3 हमारे हो चुके थे, जो कि पहला हमारा था रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, और दूसरा हमारा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान, और तीसरा हमारा हो चुका था अग्रिम संघटक प्रतिमान। आज हमारा 4th है सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और उससे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, जो जॉन पी डेसिको थे, इन्होंने शिक्षण प्रतिमानों का जो वर्गीकरण किया था वो 4 मूलभूत मनोवैज्ञानिक वर्गों या परिवारों में किया था। देखिए कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ग या परिवार, ठीक है, दोनों ही नाम से आ सकता है। शेफलर ने इन प्रतिमानों के 3 परिवारों का उनके विषय में बताया, और ईसी हेडन ने 4 शिक्षण प्रतिमानों के वर्गों या परिवारों का वर्णन किया है। ऐसे ही जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है माशावील ने इन सारे मॉडलों को 3 प्रमुख वर्गों या परिवारों में बांटा। कौन कौन से थे? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान परिवार, और सामाजिक प्रतिमान परिवार, व्यक्तिगत प्रतिमान परिवार, है ना। इस तरह से इन्होंने बांटा था। इन्होंने जो ट्रेवर्स हैं, इन्होंने सभी शिक्षण प्रतिमानों को अपनी व्यवस्था के अनुसार 3 परिवार या वर्गों में बांटा है। सबसे ज्यादा जो प्रचलित है जॉयस तथा बील का, इनका मैंने आपको बताया था। इन्होंने 20 से भी ज्यादा प्रतिमान विकसित किए हैं, और प्रतिमान जैसे हैं उनकी विशेषताओं और प्रकृति के आधार पर उन्हें प्रमुख 4 वर्गों में या परिवार में बांटा है। कौन कौन से वो 4 परिवार हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, दूसरा है सूचना प्रक्रिया मॉडल, तीसरा है व्यक्तिगत मॉडल, ठीक है, और 4th है व्यवहार परिवर्तन मॉडल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये वाला 4th वाला सामाजिक अंतः प्रक्रिया मॉडल। इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। देखिए समझा मैं पहले काफ़ी मैंने समझा दिया है, इसलिए आज हम टाइम नहीं खराब करेंगे, केवल जो बुक में है वो देखेंगे जल्दी जल्दी। बीच में मुझे लगेगा तो मैं समझा दूंगी। ठीक है, चलिए सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान। सामाजिक अंतः प्रक्रिया प्रतिमान वर्ग में सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, समूह अन्वेषण प्रतिमान, जूरिस प्रतिभा प्रतिमान तथा प्रयोगशाला प्रतिमान आते हैं। ये मैंने आपको बताए थे कि कौन कौन से प्रतिमान इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से सामाजिक पूछताछ प्रतिमान का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं इसमें। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान, इस प्रतिमान का विकास वी मैसियल्स तथा कॉक्स ने किया है। ध्यान रखिएगा कि इस प्रतिमान का विकास किसने किया है, तो मैसियल्स तथा कॉक्स, ध्यान रखिएगा, है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। इन दोनों की मान्यता थी कि पूछताछ करने से चिंतन का
विकास होता है। चिंतन सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक विचारों के विश्लेषण में सहायक होता है और यह अंत में छात्रों के सामाजिक व्यवहारों में परिवर्तन लाते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। शिक्षा में छात्रों की पूछताछ प्रवृत्ति, खोज प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। देखिए, शिक्षा में छात्रों की जो पूछताछ प्रवृत्ति है, बच्चे पूछेंगे नहीं या तो फिर कैसे उनकी जो जिज्ञासा है वो कैसे शांत होगी, कैसे उनकी नॉलेज बढ़ेगी, है ना। तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक विकास में एवं सामाजिक समस्याओं को समझने, विश्लेषण करने तथा उनके निराकरण में पूछताछ खोज विधि अत्यंत उपयोगी पाई गई है। इस प्रतिमान का प्रयोग करके छात्रों की सामाजिक समस्याओं के समाधान करने की क्षमताओं का विकास करने का प्रयास किया गया है। जो ये प्रतिमान है, इसमें जो छात्र हैं उनकी सामाजिक समस्याओं के समाधान करने की क्षमताओं का विकास करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान के मुख्य तत्व। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान के मुख्य तत्व कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य, केंद्र बिंदु, वैसे तो एक से ही होते हैं लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य है समस्या समाधान की क्षमताओं तथा समायोजन का विकास। इसका जो उद्देश्य है वो समस्या का किस तरह से समाधान करना है, उसे बढ़ाने, समस्या का किस तरह से समाधान करना है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए तथा समायोजन का विकास करने के लिए कि किस तरह से हम समायोजन कर पाएं अपने आसपास के वातावरण से, तो उसका विकास करने के लिए ये इसका उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में सामाजिक खोज प्रतिमान के द्वारा मुख्य रूप से छात्रों को इस योग्य बनाना है कि सामाजिक संस्कृति के पुनर्निर्माण में योगदान दे सके। मतलब सामाजिक खोज प्रतिमान के द्वारा मुख्य रूप से छात्रों को इस योग्य बनाना है, मतलब जो ये जो प्रतिमान है उसका जो मुख्य रूप से छात्रों को ऐसा बनाना है कि वे सामाजिक संस्कृति के पुनर्निर्माण में योगदान दे सके। ठीक है, इस प्रतिमान में ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति पर अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा अगर कोई देखना चाहे, वैसे इतनी जरूरी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। संरचना, इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं क्या है। प्रथम अवस्था, देखिए संरचना जो है वो 6 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। इसमें जो ये वाला प्रतिमान है इसमें 6 मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। प्रथम अवस्था क्या है, इसमें समस्या खोजी जाती है तथा समस्या के कथन की व्याख्या की जाती है। मतलब इसकी जो अवस्था है, पहले समस्या खोजी जाती है कि क्या समस्या है, फिर उस समस्या की व्याख्या की जाती है। द्वितीय अवस्था है, इसमें समस्या कथन की व्याख्या के पश्चात समस्या से संबंधित परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है। तृतीय अवस्था, इसमें परिकल्पनाओं के चरों का विश्लेषीकरण किया जाता है जिससे परिकल्पनाओं को परिभाषित कर उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। ठीक है। चतुर्थ अवस्था, इसमें परिकल्पनाओं की जांच की जाती है, उनकी मूलभूत मान्यताओं की खोज की जाती है तथा उनकी तार्किक वैधता ज्ञात की जाती है। ठीक है। जो चतुर्थ अवस्था है इसमें परिकल्पनाओं की जांच की जाती है और उनकी जो मूलभूत मान्यताओं की खोज की जाती है। ठीक है। चलिए, पंचम अवस्था है, इस अवस्था में परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए तथ्यों एवं पद्धतियों का संग्रह किया जाता है। यहां तक समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, पहले भी समझा चुकी हूं। चलिए आगे चलते हैं। षष्ठम अवस्था, इस अवस्था में समस्या का समाधान किया जाता है, समस्या का समाधान खोजा जाता है और जांच के आधार पर जो बातें सामने आती हैं उनके आधार पर नियमीकरण सामान्यीकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है। तो ये थी इसकी संरचना, जो कि 6 मुख्य अवस्थाएं इसमें बताई हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रतिमान है इसमें जो संरचना है उसमें 6 मुख्य अवस्थाएं बताई गई हैं, है ना। हर प्रतिमान में नहीं बताई गई, ध्यान रखिएगा। सामाजिक प्रणाली, इसकी सामाजिक प्रणाली कैसी है देख लेते हैं। इस प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली संगठित है। इस
संगठित होती है, इस प्रतिमान में शिक्षक छात्रों से ज़्यादा सक्रिय होता है। देखिए ये जो प्रतिमान है तो इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है, किसी प्रतिमान में छात्र ज़्यादा सक्रिय होते हैं और किसी प्रतिमान में दोनों ही सक्रिय होते हैं, लेकिन ये जो प्रतिमान है इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि इसमें शिक्षक को अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, शिक्षक पूछताछ के लिए समस्या निर्माण हेतु छात्रों को प्रेरित करता है, समस्या समाधान के लिए विभिन्न परिकल्पनाओं की रचना में सहायता देता है, छात्रों को निर्देशित करता है तथा मुक्त एवं खुली परिचर्चा के लिए आवश्यक कार्य करता है। इस प्रकार से इस प्रतिमान में शिक्षक का कार्य फैसिलिटेटर का होता है। वह छात्रों को चिंतन स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है और उन्हें अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इस प्रतिमान में जो शिक्षक की भूमिका है वो छात्रों को निर्देश देता है, निर्देशित करता है और एक गाइड का कार्य करता है। और शिक्षक का कार्य जो होता है छात्रों को सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, और छात्रों को चिंतन स्तर तक ले जाने का प्रयास करता है कि वो विचार करे और जो समस्या है उसका समाधान को ढूंढने का प्रयास करे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसकी मूल्यांकन प्रणाली देख लेते हैं। देखिए हम कौन सा प्रतिमान देख रहे हैं, आपको पता है ना किसके बारे में ये बात हो रही है, सामाजिक अंतर प्रक्रिया प्रतिमान। ठीक है, चलिए मूल्यांकन प्रणाली जल्दी से देख लेते हैं। ये अगर किसी को देखना हो कि इसके बारे में मूल्यांकन प्रणाली की व्याख्या करते हुए ब्रूस और बील ने जो कहा है तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे चलें। सामाजिक पूछताछ के इस प्रतिमान के लिए सूचनाओं का एक अच्छा वातावरण आवश्यक है जिसके द्वारा छात्र ईमानदारी के साथ पूछताछ कर सके, परंतु इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। देखिए सामाजिक पूछताछ के प्रतिमान के लिए सूचनाओं का एक अच्छा वातावरण जरूरी है। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा वातावरण प्रदान करना एक शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है क्योंकि उसे यह पहले से पता नहीं होता कि कौन सी समस्या पर छात्र कार्य करेंगे, कौन सी परिकल्पनाओं की जांच करेंगे अथवा किस प्रकार की साक्ष्यों को एकत्र करेंगे। ठीक है, तो पहले से इस सब की नॉलेज नहीं होती है, तो जो समस्याएं आने वाली हैं या छात्र जिस पे जांच करने वाले तो ये सब नहीं पता होता, तो ऐसा उसे छात्रों को वातावरण प्रदान नहीं कर पाता एक शिक्षक। ठीक है, उसमें कठिनाई आती है। चलिए इस प्रतिमान का मूल्यांकन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके मूल्यांकन में छात्रों द्वारा सूचनाएं संग्रह करने की योग्यता, परिकल्पना निर्माण तथा उनके परिभाषीकरण की क्षमता, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण करने की योग्यता तथा समस्या समाधान की सामर्थ्य आदि का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रतिमान का जो मूल्यांकन है वो करना थोड़ा मुश्किल बताया गया है क्योंकि इसके मूल्यांकन में छात्रों के द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं या उनको एकत्र करने की जो योग्यता होती है, परिकल्पना निर्माण और उनके परिभाषीकरण की जो क्षमता है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण करने की योग्यता है, समस्या समाधान की सामर्थ्य आदि का जो मूल्यांकन किया जाता है, जो स्वयं ही में बहुत जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इतना सब कार्य एक तरह से बहुत जटिल प्रक्रिया है। अधिकतर इस प्रतिमान द्वारा शिक्षण में लिखित मूल्यांकन किया जाता है। विशेष रूप से निबंधात्मक परीक्षणों का प्रयोग अधिक उत्तम पाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रतिमान के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक तथा उत्पादनात्मक चिंतन विकसित किया जाता है। पता नहीं क्यों ये एसिड बनता है, चलिए एसिड के चक्कर में बोला भी नहीं जाता। यह प्रतिमान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्यता की जांच करना सिखाता है तथा छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास पर भी ध्यान देता है।
तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो मैं दोबारा से इसे समझा दूंगी। और कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में। लेकिन आज मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं लास्ट कई जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनमें मैंने एक्सप्लेन किया है, और इसलिए मैंने आज छोड़ दिया है। बाकी मैं कर दूंगी, दोबारा से कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमारा ये टॉपिक चलेगा तो बीच बीच में मैं एक्सप्लेन करती चलती हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो वही टॉपिक मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।